if the position of an object does not change with respect to time, ठीक है, ये पूरा लिख के लिख देना लास्ट में, इट इज कॉल्ड रेस्ट। दूसरा होता है मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे रहता है या मोशन पे रहता है, ठीक है। मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे, इसमें से जस्ट नॉट हटा दो। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with time, changes with respect to time, okay, this is called motion। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, for a rest and motion are relative terms, rest and motion are relative terms। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के बेसिस पे। रेस्ट एंड मोशन को हम रिलेटिव टर्म क्यों कहते हैं? तो इससे रिलेटिव इसलिए कहा जाता है कि एक ही ऑब्जेक्ट किसी एक पर्सन को लग सकता है वो रेस्ट पे है, और दूसरे को लग सकता है कि वो मोशन में है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई बाइक पे जा रहा है, दो लोग जा रहे हैं बाइक पे, और जो तीसरा पर्सन है, ठीक है, वो बाइक मतलब ग्राउंड पे खड़ा है। तो तीसरे पर्सन को क्या लगेगा, जो बाइक पे पीछे बैठा है उसके बारे में, उसको लगेगा ये जा रहा है, मोशन में है। लेकिन जो बाइक पे बैठा है उसे क्या लगेगा कि जो उसके पीछे बैठा हुआ है वो रेस्ट पे है। तो एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही पर्सन किसी को लग सकता है कि वो रेस्ट पे है, और किसी और को लग सकता है वो मोशन में है। इसलिए हम रेस्ट और मोशन को रिलेटिव टर्म्स बोलते हैं। रिलेटिव टर्म्स मतलब किसी के रेस्पेक्ट में हमें देखना पड़ेगा कि वो रेस्ट पे है या मोशन में है, ओके। जैसे मान लो दो लोग सेम स्पीड से किसी रोड पे जा रहे हैं, दोनों की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। उस केस में क्या होगा, भले ही वो मूव कर रहे हैं पर एक दूसरे को उन्हें लगेगा कि वो दोनों रेस्ट पे हैं, क्योंकि दोनों की स्पीड इक्वल है, ओके। तो यहाँ तक ये नोट कर लो अच्छे से। योर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। एनसीईआरटी में सबसे पहला जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो इसी पे बेस्ड है, तो ये जानना जरूरी है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लो ए और बी, ए से बी के बीच में इस ऑब्जेक्ट को जाना है, और उस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में इसका साइज़ बहुत छोटा है, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऐसे डेफिनेशन लिख लो, 1 मार्क का पूछते हैं कभी कभी। राइट डाउन, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इस पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में जाना पहला या दूसरा क्वेश्चन है इसी पे कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि नहीं। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object is very large compared to size of the object, अगर ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो तो हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इसके एग्जांपल्स खुद से वहाँ से रीड करना तो क्लियर होंगे तुम्हारे। मोशन 3 टाइप के होते हैं, मतलब इसके 3 डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहला होता है 1 डायमेंशन, दूसरा होता है 2 डायमेंशन, और तीसरा होता है 3 डायमेंशन, ठीक है। अब ये तीनों क्या होते हैं इनको एक बार समझ लो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सिर्फ या तो आगे जा रहा है या सेम पाथ पे पीछे आ रहा है, अगर उसका पाथ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, इसको हम 1 डायमेंशन मोशन बोलते हैं। जैसे किसी स्टोन को तुमने ऊपर फेंका तो जिस पाथ से जाता है वो ऊपर, उसी पाथ से नीचे आता है। या फिर कोई मान लो 1 वे रोड है तो बिल्कुल उस पर हम सीधा ही जा सकते हैं बस, ठीक है, या रिवर्स करना हो तो रिवर्स कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है 1 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन मोशन होता है जब हम आगे भी जा सकते हैं और लेफ़्ट राइट टर्न भी कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ से आगे जा रहे थे, राइट टर्न लिया, फिर लेफ़्ट टर्न लिया, तो जब हम आगे जाके राइट या लेफ़्ट टर्न ले सकते हैं
या सर्कुलर घूम भी सकते हैं, मतलब इस पाथ पे कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको हम 2D कहते हैं। और 3D क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D में हम आगे जा सकते हैं, लेफ़्ट या राइट टर्न भी ले सकते हैं, लेकिन ग्राउंड से ऊपर या नीचे भी जा सकते हैं। जैसे ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, ये इसमें से एक ऊपर के लिए है और एक नीचे के लिए है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है। तो जब हम सिर्फ एक डायमेंशन, मतलब तुम्हें पता होगा 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस, और तीसरा होता है जेड एक्सिस, ठीक है। जेड एक्स। तो अगर हम कोई भी मोशन कर रहे हो जिसमें सिर्फ एक्स या वाई या जेड, इन तीनों में से कोई एक ही चेंज हो रहा हो, दूसरा चेंज ना हो रहा हो, तो हम बोलेंगे ये 1 डायमेंशन है। अगर कोई भी 2 चेंज हो रहे हो, जैसे एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, ठीक है, कोई भी 2 चेंज हो रहे हो, तो हम बोलेंगे 2D है। और अगर तीनों ही चेंज हो रहे हो, एक्स वाई जेड सारे ऑल आर चेंजिंग, तब हम इस मोशन को बोलते हैं 3 डायमेंशन मोशन। ओके, तुम्हें इतने बड़े बड़े डेफिनेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे अपनी कॉपी में इंफॉर्मेशन लिख लो कि अगर इनमें से कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो तो 1D, एक साथ 2 चेंज हो रहे हो तो 2D, और तीनों चेंज हो रहे हो तो 3D। तीनों का एक एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं। जैसे कोई कार एक स्ट्रेट पाथ पे जा रही है तो 1D, अगर वो कार कहीं भी टर्न लेती है, यू टर्न या फिर लेफ़्ट राइट टर्न कुछ भी, तो 2D। और तीसरा, अगर कोई भी एरोप्लेन जैसे तुम देखते हो, या हवा में हम काइट पतंग उड़ाते हैं, तो वो क्या होता है, वो किधर भी जा सकता है, मतलब लेफ़्ट राइट अप डाउन कुछ भी कर सकता है वो, तो उसको हम बोलेंगे 3D। तो क्या है, सारे पॉइंट्स क्लियर है तुम्हें? यस सर। ओके, देखो अपनी कॉपी में लिखो यस डिस्टेंस सर। वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को बोलते हैं टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड। इसके अलावा डिस्टेंस इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे स्केलर और वेक्टर क्या होता है। अभी के लिए समझ लो, स्केलर वो होते हैं जिनमें डायरेक्शंस मैटर नहीं करता, और डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन मैटर करता है। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव के 0 भी नहीं हो सकते। एक बार जर्नी स्टार्ट हो गई ना तो डिस्टेंस सिर्फ बढ़ता है, कम नहीं होता। पर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव। जैसे इन सब के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लो यहाँ पे। सपोज कोई पर्सन है, ऐसे गया 3 मीटर और सेम रास्ते पे 1 मीटर वापस आ गया, ठीक है, यहाँ पे आया, पहले ए से बी पे गया, फिर वापस ये सी पे आ गया, दिस इज़ 1 मीटर। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3 मीटर प्लस 1 मीटर, कितना होगा बताओ? 4 मीटर। 4 मीटर। गुड। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 3 माइनस 1, दैट इज़ 2 मीटर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें देखना होता है जहाँ से स्टार्ट हुए और जहाँ पे एंड हुए उसके बीच का लेंथ, और कुछ नहीं। तो ये नोट कर लो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। इन दोनों की यूनिट्स याद रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट होती है मीटर। खैर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सर्कल बनाओ, ठीक है, उस सर्कल में तुम्हें क्या करना है, 4 पॉइंट्स मार्क करने हैं, ऐसे चारों इक्वल डिस्टेंस पे, ऐसे एक बीच में सेंटर बना लो। एक पार्टिकल ए से स्टार्ट करेगा, पहले जाएगा वो बी पे, ठीक है, फिर सी पे और डी पे फाइनली, इस रास्ते से, और वापस ऐसे ए पे आ जाए। इस पाथ का रेडियस दिया हुआ है आर। हमें निकालना है कि जब वो ए से बी तक गया था तब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या था, फिर ए से सी तक गया था मतलब पूरी जर्नी का, फिर एक ए से डी तक का और एक ए से लेके ए तक का, ठीक है।
इन चारों केसेस का हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देख लो कैसे करेंगे। इस पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है पता है? 2 पाई आर। गुड। तो ए से बी तक की लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर बाई 4। तो 2 पाई आर बाई 4 करोगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, यह आएगा पाई आर बाई 2। समझ आया ए से बी का डिस्टेंस? यस सर। गुड। ए से ए का देख लेते हैं पूरा, वो 2 पाई आर है हमारा, तो ये लिख दिया हमने। इसके अलावा बीच वाले दो, तो ये जो है इसका डबल है, मतलब ए से सी तक जो है वो ए से बी तक का डबल है, तो इसमें 2 से इंटू करोगे तो आएगा ये पाई आर। और ये जो है पाई आर ए से बी तक का ट्रिपल है, तो इसे हम लिखेंगे 3 पाई आर बाई 2। समझ आ गया ये वाला? जो ए से ए का डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे इजी है, उसको हम लिख देंगे 0, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया। ठीक है। और जो ए से सी का डिस्प्लेसमेंट है ये भी थोड़ा सा आसान है। अगर ए से सी को हम डायरेक्टली ज्वाइन करें ऐसे, तो उनके बीच की डायरेक्ट लेंथ कितनी आएगी? ये है आर और ये भी होता है आर, तो आर प्लस आर कितना होगा? 2r। कौशल समझ आ रहा है? इसमें देखो ए से बी और ए से डी, ये इन सब में टफ है थोड़ा सा, क्योंकि ए से बी का जो डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है, वैसे डायरेक्टली हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। और तुमने अगर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा तो ये निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर होता है। दो आर के बीच में 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से जब तुम ये निकालोगे ना, तो ये आएगा √r² प्लस r²। ठीक है। फिर बाद में इसको सॉल्व करोगे तो आएगा r√2, और ए से डी तक का भी डिस्प्लेसमेंट वही है, वो भी होगा हमारा r√2। तो जब भी कभी राइट एंगल ट्रायंगल बने तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, जिसमें हाइपोटेनस होता है √परपेंडिकुलर² प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का हर बार आता है, इसको नोट कर लो। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, वो मुझे तुम सॉल्व करके मैसेज कर देना। क्वेश्चन है, एक सर्कुलर पाथ का रेडियस है 14 मीटर, एक पार्टिकल ABCD, ये जो भी मैंने बनाया था अभी, तो पहले A से B जाता है, फिर C पे पहुंचता है, फिर D पे पहुंचता है, फिर वापस A पे आ जाता है। तो इन सारे केसेस में इसकी डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसको मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप कर देना। योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। स्पीड होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो इसको लिखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। वैसे इसकी जो डेफिनेशन एक और होती है, वो होता है स्पीड विथ डायरेक्शन, मतलब स्पीड की डेरिवेशन अगर पहले से पता है तो स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। मीन्स कोई बोले अगर 5 मीटर पर सेकेंड से तुम जा रहे हो तो वो तुम्हारी स्पीड होती है, और अगर बोला जाए 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में जा रहे हो या साउथ में, कोई एक डायरेक्शन बता दिया जाए, तो वो तुम्हारी वेलोसिटी हो जाती है। नेक्स्ट, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगेन क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होता है इसमें। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। वेलोसिटी हो सकता है नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव। ये 3 डिफरेंसेस नोट कर लो। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट याद रखना। द SI यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अगर कभी भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन हो, ठीक है, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे में होते हैं टोटल 3600 सेकेंड्स। 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सॉल्व करके आता है हमारा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, फिर 2 से कैंसिल करो, ये आता है 5/18, यानी 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, जब भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी होगी
तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 18 से डिवाइड कर देना। जैसे सपोज 90 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है जब हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, ठीक है, 9th में पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो डिफाइन करना तो सिंपल एक लाइन में लिख सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब दो तरह की वेलोसिटीज होती होंगी, एक होता है फाइनल वेलोसिटी, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो दोनों को माइनस कर लो तो आएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम कर लोगे तो तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगेन वेलोसिटी में भी डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन में भी होगा, इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो उसके लिए सिर्फ ये मतलब यही वर्ड यूज होता है एक्सेलरेशन, बट जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन के केस में क्या होगा, स्पीड कम होती चली जाएगी। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये जो स्पीड या वेलोसिटी होते हैं इनके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है करंट स्पीड, जिसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं हम, और दूसरा होता है एवरेज स्पीड। जैसे अगर तुम कहीं जा रहे हो तो कोई एग्जैक्ट टाइम बताया जाए, जैसे 8:15 पे तुम्हारी स्पीड क्या थी, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जो एवरेज स्पीड होता है उसका फॉर्मूला होता है, याद रखना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मीन्स उस पॉइंट तक तुमने जितना भी डिस्टेंस कवर किया हो सबको ऐड करो, और जितना भी टाइम तुम्हें लगा उससे डिवाइड कर लो, ठीक है। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी अगर पूछा जाए, ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट में टोटल इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ये टोटल ही होता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट लेंथ होती है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सारा ऐड कर दो डिस्टेंस और सारे टाइम मतलब सब टाइम ऐड करके डिवाइड कर लो। इंस्टेंटेनियस कैसा होता है वो देखो। इंस्टेंटेनियस के लिए एक टॉपिक तुम्हें सिखाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद, दैट विल बी डिफ्रेंशिएशन। तो जब भी वेलोसिटी निकालनी हो तो डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। याद रखो, अगर डिस्टेंस मान लो x से लिखा हुआ है तो ये dx/dt, ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। तो ये जब मैं तुम्हें डिफ्रेंशिएशन सिखाऊंगा तब अच्छे समझ आ जाएगा। अभी के लिए लिख लो, अगर कभी इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो डिफ्रेंशिएशन से निकाला जाता है, ठीक है, वेलोसिटी। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी हो तो वेलोसिटी जो भी तुम्हारा आया हो वही आंसर हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आए तो उसमें ऐसे मॉड लगा देना। जैसे अगर डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मान लो -5 आया तो ऐसे मॉड लगाओगे तो 5 बन जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, बस स्पीड में डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। एक पर्सन ए से बी तक जाता है 50 किलोमीटर पर आवर से, सपोज 40 किलोमीटर पर आवर से, और वापस आ जाता है बी से ए तक 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। इस केस में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन नोट कर लेना पहले। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट में ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर है, इसलिए तुम ए से बी का जो डिस्टेंस है वो लेट कर लो x किलोमीटर, ठीक है। जो चीज़ पता नहीं होती हम लेट कर लेते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या देखते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी का मतलब है ऐसे वेलोसिटी पे बार लगा दो, ऐसे एवरेज आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम का तो पता नहीं बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा बोलो, ये आएगा 0।
एवरेज स्पीड, ये थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ए से बी तक गया कितना x, और फिर वापस b से a तक आया, एक बार और x ऐड कर दो, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2x। अब जाने के टाइम देखो क्या होगा, अगर कोई x डिस्टेंस जाता है v1 से मतलब 40 से, तो उसको टाइम लगेगा कितना x/40, और वापस आया 60 से, तो उसको टाइम कितना लगेगा आने में x/60। तो ये तुम ऐसे नोट करो, फिर इसको हमें सॉल्व करना है। मीन्स जो एवरेज स्पीड है वो हमारी होगी 2x/x/40 + x/60, ठीक है। नीचे इसका एलसीएम ले लो, ये 60 और 40 का एलसीएम आएगा तुम्हारा कितना 120, तो ये 3x + 2x, और ऊपर ऑलरेडी 2x है, तो ये 2x/3 + 2 हो जाएगा 5x। ये जो सबसे नीचे 120 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 240/8, दैट इज़ 48 km/h। ये तुम्हारी एवरेज स्पीड है। अभी जिस मेथड से हमने सॉल्व किया ये होता है प्रॉपर मेथड, ठीक है। एक ट्रिक भी होता है, ट्रिक याद कर लेना। अगर तुम सेम स्पीड से मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, पहली बार अलग स्पीड से, दूसरी बार अलग स्पीड से, तो तुम्हारी जो एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है 2v1v2/v1 + v2, ठीक है। अगर दो अलग अलग स्पीड से, मतलब मान लो v1 से गए और v2 से आ गए सेम डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड होता है 2v1v2/v1 + v2। तो तुम एक बार ये फॉर्मूला भी पुट करके चेक कर लेना कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं।